हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो आज हम आपके फिजिक्स के और एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम थोड़ी और चीज़ों के बारे में जानेंगे। कल हमने जाना था कि शैडो फॉर्मेशन किस तरह से होती है, किस प्रकार से होती है। आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए और आपके फ्यूचर के लिए इन टोटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कल हमने मेजरली 3 चीजों के बारे में बात करी थी, जिसमें से सबसे पहली थी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ को कैसे मेजर करा जाता है, क्यों एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जैसे कि हमारा स्केल होता है, और नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती है जैसे कि हैंड स्पैन। ठीक है। और क्यों मेजरमेंट हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के साथ में जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं। जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, ये जो क्वांटिटी है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। ठीक है। इसकी वजह से ही हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, किलोमीटर, ये सारी की सारी आपकी प्ले में आती हैं, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली सेम होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती। इसी के साथ में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन, फिर है हमारे पास सर्कुलर मोशन, फिर है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। जो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो हमारा ऐसा मोशन होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि जब आप सीधा चल रहे हैं, आप भले आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, अगर आप सीधा जा रहे हैं मोशन में है। ठीक है। देन उसके बाद में आता है आपका सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन का ये मतलब होता है कि जब भी कोई चीज या तो अपनी ही जगह पे सर्कुलर डायरेक्शन में जा रही है, या फिर अपने पाथ से आगे जाकर वो ऐसे सर्कुलरी गोल गोल घूम रही है, तो उसको आपका सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। देन हमारा आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी जब आपका कोई चीज टू एंड फ्रो मूव कर रही है, यानी आगे और पीछे मूव कर रही है, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जब वो अपनी मेन पोजीशन से आगे या पीछे की तरफ मूव करे तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन भी दो टाइप का होता है, एक ऑसिलेटरी, सिंपल ऑसिलेटरी, और दूसरा होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन में एक पर्टिकुलर सेट अमाउंट के बाद में ही आपकी टिकिंग स्टार्ट होती है। आपका टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के मूवमेंट के बाद होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ शैडोज के बारे में, कि शैडो फॉर्मेशन हमारा किस टाइप से होता है। ठीक है। शैडो हमने ये पढ़ी थी कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो पाथ ऑफ लाइट को ब्लॉक कर देता है। फिर हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत थोड़ी सी लाइट को अपने से पास होने देता है। एंड ओपेक होता है जो कि बिल्कुल भी लाइट को अपने से पास नहीं होने देता। तो इसी तरह से हमने पढ़ा था कि शैडो का फॉर्मेशन होता है। अगर सोर्स ऑफ लाइट के पास हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो शैडो जो है वो लार्जर बनती है, और जितना दूर वो सोर्स ऑफ लाइट से जाता रहता है उतनी ही छोटी हमारी शैडो बनती है। जो हमारे हमसे एंशिएंट लोग थे, यानी कि जो हमारे बहुत पूर्वज थे, तो वो लोग क्या करते थे, उसी शैडो को, यही जो सन से शैडो बनती है, इसको टाइम देखने के लिए यूज करते थे इन द फॉर्म ऑफ टाइम डायल्स। ओके। अब चलते हैं हम आज के एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब कोई लाइट बाउंस बैक करती है फ्रॉम द सरफेस। मतलब कि अगर कोई लाइट किसी चीज पे पड़ रही है, किसी सरफेस पे पड़ रही है, तो उससे जब वो बाउंस बैक कर रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्लेन मिरर जो है ये मेरी एक सरफेस है, जब इस पे ये लाइट पड़ती है इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस पे आ रही है। इसके बाद में जैसे ही ये रे यहाँ सरफेस पे टकराई, ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये वापस चली गई, तो इसको हम कहते हैं इस केस में रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है।
अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये जो रेज है, ये कुछ एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस एंगल को जब हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो इसका जो इंसिडेंट के पास वाला एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और देन इसका जो आपका रिफ्लेक्शन के पास वाला होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरी पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये इक्वल है। अगर मेरी लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया होता तो ये अलग एंगल बनता। इन दैट केस मेरा दोनों में से कोई एक एंगल जो है वो बड़ा और छोटा हो सकता था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मेरी पूरी की पूरी लाइट ही मिरर ने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, और इसी की वजह से मिरर में हमारे को अपनी इमेजेस भी दिखती हैं। ठीक है, अब हमारा एम क्या है, एक्सपेरिमेंट है हमारा, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को चेक करना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है हमारे को ऑब्जर्व करना है कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर हमें थ्योरी देखनी है, हमें ये देखना है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करती है जैसे ही वो एक शाइनी सरफेस पे अटैक करेगी या एक शाइनी सरफेस पे लैंड करेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मेरी लाइट जो है वो ऐसे ऐसे सीधी जा रही है, सीधी 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 जा रही है। यहाँ मैंने मिरर रखा हुआ है। ठीक है, मिरर को ना हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है, ये लाइट जो थी ये मेरी ऐसे सीधी 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 चल रही थी अपना आराम से, तब तक इसके रास्ते में आ गया मिरर। अब मिरर क्या है, मिरर एक शाइनी सरफेस है, तो ये ऐसे बाउंस बैक कर गई। ठीक है, तो यही हमारा जो है ये लॉ जो है हमारे को ये यहाँ पे स्टडी करना है। इसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो हमारी लाइट होती है वो सीधी 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 ट्रैवल करती रहती है जब तक वो किसी शाइनी सरफेस को हिट ना करे। ठीक है, अब मटेरियल्स हमारे को इसके लिए क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स हमारे को इसके लिए चाहिए एक मिरर और एक टॉर्च, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो आई होप आप सब बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल प्रोसीजर हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, किस तरह से हमको ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी हम आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसीजर रहेगा इसमें वो ये रहेगा कि हमारे को एक टॉर्च जो टॉर्च है उसको शाइन करना है हमारे मिरर पे, यानी कि हमारे को ये जो टॉर्च है इसे मिरर पे चमकाना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे को ध्यान देना है कि किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी चीज हमारे को, तीसरी चीज जो है वो हमें ये करनी है कि वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो है हमारा ये आपका डार्क रूम में होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज हमें क्या देखनी है कि इट शुड बी इन डार्क रूम, क्योंकि डार्क रूम में ही आपको ये जो सारी की सारी रिफ्लेक्शंस हैं ये बहुत आसानी से दिखेंगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारे पास ये एक मिरर था। ठीक, मैंने अगर यहाँ से लाइट चमकाई तो लाइट इधर बाउंस करेगी, अगर मैंने यहाँ से लाइट चमकाई तो वो इधर बाउंस करेगी, अगर मैंने यहाँ से लाइट चमकाई तो वो इस तरफ बाउंस करेगी और इस तरफ भी बाउंस कर सकती है। ठीक है, तो जब ये लाइट जो है मेरी ये बाउंस कर रही होगी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो क्या होगा कि मेरे लाइट के पैचेस बनते रहेंगे अलग अलग जगह पे, जहां जहां पे रूम में ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके अलग अलग सरफेस के पास जाएगी तो वहां पे हम क्या होगा, वहां पे हम इस बीम को आराम से देख सकते हैं। वहां से हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन चल रहा है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये हमारे को पता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो इस वाली डायरेक्शन से लाइट चमकाई थी, इस वाली से चमकाई थी और इस वाली से चमकाई थी, ये गई किसी और डायरेक्शन में, ये दिख मुझे यहाँ पे रही है, इधर पे दिख रही है और इधर दिख रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बीम रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जब वो किसी शाइनी सरफेस पे टकरा कर दूसरी जगह मूव कर रही है, दूसरी जगह जा रही है, तो क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है।
ठीक है, इससे हमने कंक्लूजन क्या करा कि जो लाइट होती है वो स्मूथ और शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस ये जो कंक्लूजन है इस तक रीच करने के लिए आप एक चीज और करेंगे प्रोसीजर में ही। आप क्या करेंगे इसके बाद में, आप एक फोर्थ स्टेप करेंगे। आप इस फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि आप एक टॉर्च लेंगे, ठीक है, और देन उसके बाद में आप शाइन करेंगे टॉर्च को ऑन वॉल। ठीक है, अगर आपने शाइन करी टॉर्च एक वॉल पे, तो ये मेरी अगर दीवार है, तो अगर मैं यहाँ से इस पे एक लाइट शाइन करूंगी तो लाइट कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसका यहाँ पे एक ब्लॉब बन जाएगा लाइट का अलग से। आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लाइट जो है वो दिखेगी, वो शो होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे हमारे पास मिरर था जो कि एक शाइनी सरफेस थी। ठीक है, दूसरी केस में हमारे पास में एक वॉल थी जो कि शाइनी सरफेस नहीं है। ठीक है, तो अगर वॉल पे जाके वो ब्लॉब बन जा रहा है, वॉल पे जाके रिफ्लेक्ट नहीं हुई है लाइट, तो उसका साफ और सीधा मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो शाइनी सरफेसेस होती हैं, जो स्मूथ शाइनी सरफेसेस होती हैं, जैसे कि मिरर हो गया, ग्लास हो गया, सिर्फ वहीं से जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। जो नॉन शाइनी सरफेसेस हैं या रफ सरफेसेस हैं, वहां से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, अब इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, इसका यूजेज कहाँ पे आता है। सबसे पहला इसका यूज आता है मिरर्स में। जो मिरर्स में हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, हमें अपना रिफ्लेक्शन इसी वजह से दिखता है क्योंकि वहां पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमें मिरर्स में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। हमारे को दीवार पे क्यों नहीं दिख रहा अपना रिफ्लेक्शन, दीवार पे हमें सिर्फ शैडो दिखती है, वहां रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहां से जो लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। लेकिन मिरर से लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसकी वजह से मिरर पे हमें अपनी शक्ल दिखती है, हम खुद को देख पाते हैं, या किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन हमें वहां पे बहुत इजीली दिखता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, व्हीकल के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं। ठीक है, अब रियर व्यू मिरर्स क्या होते हैं, आपको पता होगा कि हर एक व्हीकल के साइड में दो मिरर्स लगे होते हैं, भले ही वो कार हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो। ठीक है, तो वो जो दो मिरर्स होते हैं ईच साइड पे, वो होते हैं हमारे रियर व्यू मिरर्स। ठीक है, अब वो मिरर्स हमारा क्या काम करते हैं, वो मिरर्स हमारा ये काम करते हैं कि अगर हमारे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या कोई स्कूटी आ रही है या कोई चलने वाला इंसान आ रहा है, तो वो हमारे को उनकी रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं मिरर में। और एक चीज और होती है, इसमें जो हमारे को इमेज दिखती है वो छोटी दिखती है। ठीक है, इसीलिए उसमें लिखा रहता है कि द ऑब्जेक्ट्स आर नियर। ठीक है, जितने दिख रहे हैं उससे ज्यादा नियर है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे को इमेज छोटी दिखती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमारे को हेल्प करते हैं अपने पीछे देखने में, जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं, तो ये हमारे को हेल्प करते हैं पीछे देखने में, अपने अवेयरनेस के लिए कि आपके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, देन आता है हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है ये आपका एक ऐसा टूल होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग टाइप का इमेजेस दिखता है। तो वो भी आपका इसी उस पे काम करता है, इसी ऑब्जर्वेशन पे, और इसी जो प्रिंसिपल है उस पे काम करता है कि जो मिरर है वो शाइनी सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। ठीक है, तो बच्चों आप इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर, जो कि है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम आपकी स्पेसिफिकली फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है कि एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, जो अपोज करता है मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट को। मतलब कि एक ही ये एक अपोजिंग फोर्स होता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है इसको अपोजिंग फोर्स कहते हैं। ठीक, मैं इसको लिख के देती हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर पाओ।
ठीक है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है। ये फोर्स क्या करता है कि जब आप किसी सरफेस पे हो, अगर किसी दो सरफेस के बीच में जो भी मोशन हो रहा है कांटेक्ट पे, तो उस मोशन को ये अपोज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एक रोड है और आप इस रोड के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप चलने के लिए अपने पैर का जोर आगे लगा रहे हैं, तो ये यहाँ से पैर को पीछे धकेलेगा। ठीक है, तो ये एक अपोजिंग फोर्स है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सड़क है, ठीक है। अब सड़क पे आप अगर चल रहे हैं तो आप चलने के लिए क्या करेंगे, आप जो अपना फोर्स लगाएंगे वो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। आपका जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, आगे की तरफ, क्योंकि आपको तो आगे चल के जाना है। ठीक है, उसी तरह से जो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, देखो आपके पैर के और इस सरफेस के बीच में, ये जो सरफेस है हमारी सड़क की, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है। और आप क्या कर रहे हो, आप आगे जाने के लिए, मोशन करने के लिए अपने पैरों से फोर्स लगा रहे हो ताकि आपके पैर आगे बढ़े। अब हमारा फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हमारा एक ऑपोजिंग फोर्स है, यानी कि वो ये जो आगे लग रही फोर्स है इसको अपोज करेगा। तो अगर हम ये वाली फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ काम करेगा। ठीक है, अगर मेरे पैर चलने के लिए आगे की तरफ का फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन उसे अपोज करने के लिए रोकने के लिए पीछे की तरफ का फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शन का बेसिक लॉजिक। जो फ्रिक्शन होता है ये एक ऑपोजिंग फोर्स होता है, यानी कि ये फोर्स को रोकता है, जो आगे चलने वाली फोर्स है उसको अपोज करता है, उसे रोकता है। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी कि जो दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है उनके बीच में कोई मोशन हो रहा है, उसे ये अपोज करता है, उसे ये रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हमारा एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, हमारा इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक एम ये है कि हमारे को कंपेयर करना है कि फ्रिक्शन दो अलग अलग सरफेसेस में किस तरीके का हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये एक रफ सरफेस ली है और एक हमने स्मूथ सरफेस ली है, तो हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस तरह से काम कर रहा है। अब हम मटेरियल्स क्या क्या लेंगे, हम मटेरियल में एक लेंगे वुडन ब्लॉक, एक हो गया हमारे पास स्मूथ सरफेस और एक होगी हमारे पास रफ सरफेस। ठीक है, प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है, हमारे को सिर्फ सिर्फ जो हमारा ब्लॉक है उसे हमें सिर्फ पुल करना है दोनों की दोनों डिफरेंट सरफेसेस पे। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने जो ये रफ सरफेस थी इस पे भी हमने इस तरफ इसको वुडन कार्ड को पुल करा, और जो स्मूथ सरफेस थी यहाँ पे भी हमने वुडन कार्ड को पुल करा, यानी कि खींचा, हमने इसे आगे के डायरेक्शन में खींचा। ठीक है, अगर हम इसे आगे की डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, अब हमने ये नोटिस करा कि जो रफ सरफेस थी वहां पे इसे खींचना काफी मुश्किल हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसका जो मूवमेंट था वो हार्ड हो गया। सिमिलरली जो मेरी स्मूथ सरफेस थी वहां पे फ्रिक्शन कम था, जिसकी वजह से इसे आगे खींचना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि आगे किसी चीज को खींचना आसान हो रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पे फ्रिक्शन कम है, और अगर किसी चीज को आगे खींचना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, डायग्राम को भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे इसकी ऑब्जर्वेशंस और रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस पे। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये सब अच्छे से नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये काफी काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि इस केस में हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी और क्या हमने इसे कंक्लूजन ड्रॉ करा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे पहला इसमें हमारा कंक्लूजन था
वो ये था कि जो रफ सरफेस है वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। किस तरह से? क्योंकि जो रफ सरफेस थी उस पे हमारे को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, जो फोर्स अप्लाई था वो मोर था इस काट को आगे खींचने के लिए। तो इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करा कि जो रफ सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन जो है वो मोर होता है। ठीक है। दूसरी चीज इसके बाद हमें क्या पता चला कि जो स्मूदर सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन हमारा लेस होता है। क्यों लेस होता है? किस तरह से लेस होता है? क्योंकि जब फोर्स हम आगे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हमें आगे की तरफ जाने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन उस चीज में लेस है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी होता है कि जैसे आप अगर स्केटिंग करते हैं, अगर किसी स्मूथ सरफेस पे आप चल रहे हैं या स्केटिंग कर रहे हैं तो आपके फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेयर जब आप किसी रफ सरफेस पे होते हैं तो वहां पे फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर टाइल्स के ऊपर पानी गिरा हुआ होता है तो आप उस पर फिसल सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या है, उस समय फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका वो कम काम कर रहा है। ठीक। इसके बाद होता है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, कि भाई फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो वॉकिंग के लिए हमारे को फ्रिक्शन ही हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लाइड कर रहे होते रोड्स के ऊपर, हम चल नहीं रहे होते और कहीं हम आराम से रुक भी नहीं पाते, क्योंकि हम उड़ रहे होते सिर्फ सरफेस के ऊपर। ठीक है। दूसरा हमारे को लिखने के लिए ये हेल्प करता है, जो अभी जैसे मान लो मैं बोर्ड पे ये लिख रही हूँ या आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे हैं, तो वो भी हम इसीलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा पेन का निब है उसके और जो हमारा पेपर का सरफेस है, पेन का सरफेस है, उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। दूसरा, व्हीकल्स का रुकना, यानी कि व्हीकल्स में ब्रेक लगना या व्हीकल्स का चलना जो है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है, वरना वो भी सिर्फ ऐसे स्लाइड कर रहे होते और रुक कभी नहीं पाते। ठीक है, तो बच्चों इसको भी आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्शन से आपके लिए आ सकते हैं। अब फ्रिक्शन से आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है ये आपका फोर्स एंड मोशन का जो पार्ट है, उस चैप्टर का आपका पार्ट है, फोर्स एंड मोशन का। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप साइंस में बार बार पढ़ते रहेंगे। आप भले 12th क्लास में चले जाएं, 10th क्लास में चले जाएं, तो ये आपके आगे भी रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं कि इसके किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और फ्रिक्शन के बाकी के जो हमारे पर्क्स होते हैं या उसके जो बाकी के वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपके पास में थोड़ी ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कि हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, तो आपके पास किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाए कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके, तो अब यहाँ हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। आप बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस केस में ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, हमें ये पता है। मैं एक बार इसको यहीं पे खोल देती हूँ आपके, जिससे कि देखना आसान हो जाए। ठीक है, हमें ये पता है कि ये एक अपोजिंग फोर्स है, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस केस में इसीलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास ये आ सकता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन है रोलिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी चीज को आगे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे अगर हम किसी चीज को रोल कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम अगर बॉल को रोल कर रहे हैं, तो वो जो बॉल है वो हमारी उस पे जो हमारा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का वो कम होगा, और जो स्लाइडिंग करते हुए लग रहा है वो ज्यादा होगा। तो इस केस में ये भी फॉल्स है
जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, इसी की वजह से जो बॉल है वो बहुत वो मतलब अगर रोल भी कर रही होती है तो एकदम बहुत तेज ज्यादा स्पीड में नहीं आती, थोड़ी हल्की स्पीड में आती है, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा तेजी से निकलती, कभी रुकती ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, एक चीज और आती है क्वेश्चन में पूछने के लिए कि जो फ्रिक्शन है वो किस चीज से रिड्यूस हो जाता है, वेट सरफेस से या ड्राई सरफेस से या रफ सरफेस से। तो हमेशा याद रखना कि जो फ्रिक्शन होता है वो वेट सरफेस पे कम होता है, जो वेट सरफेस होती है उस पे हमेशा आपका लेस फ्रिक्शन होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। दो चीजें फ्रिक्शन की हमेशा आपको याद रखनी है, एक की वेट सरफेस पे वो कम होता है, शाइनी सरफेस पे कम होता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वो एक ऑपोजिंग फोर्स है, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में और हमने पढ़ा कि किस तरह से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो किस तरह से वर्क करता है, क्या उसकी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस होती हैं। फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि क्यों फ्रिक्शन फोर्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह के उसके क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से हम फ्रिक्शन के बारे में चेक कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।